हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आपका मेरे और आपके एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है बस उसके लिए आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय है और इन 15 दिनों में आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप पूरा सिलेबस अपना एक सिरे से लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं हुई होगी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती है। आपके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप 2 हैक ट्राई कर सकते हैं। या तो आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं या तो अपने सिलेबस को, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनको आप आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 2 ट्रिक्स से आप अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत परीक्षा की डेट आते आते तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज 16 तारीख है, हो सकता है जब हमको परीक्षा की डेट दी जाए तो आज से 1 महीना हमारे पास हो रिवीजन करने के लिए, इसलिए अपना जो रिवीजन है वो आप बनाए रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो आपका यूनिट 9 है। यूनिट 9 के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे आपके एग्जाम में, वो हम यहाँ पर देखेंगे और उनसे संबंधित जो उत्तर है, उत्तरों के विश्लेषण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखने से पहले आपको अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये है आपका ये है आपका इकाई 9। ठीक है, इकाई 9 में आपसे जो प्रश्न जितने पूछे गए थे इनकी संख्या है 13। और अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से देखा है तो इसकी संख्या 13+ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे एक रचना है कि ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है। ठीक है, तो आप इस वाले प्रश्न को आप इकाई 9 में भी शामिल कर सकते हो और इकाई 6 में भी आप इसको शामिल कर सकते हो। ठीक है, इकाई 6 में भी शामिल कर सकते हो आप। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस होंगे जो इकाई 9 में भी हमें ऐसा लगता है कि इकाई 9 में भी हो सकते हैं और इकाई 6 में भी हो सकते हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेरफेर होगा। बाकी आपके इकाई 9 से जो प्रश्न पूछे गए थे वो साक्षात आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हैं आपके 13 प्रश्न। इन 13 प्रश्न को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे हमारा हिंदी का जो सिलेबस है, हम थोड़ा सा पहले उसको देख लें। अभी इसके पहले हमने यूनिट 10 की बात की थी, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आ, हिंदी मध्य प्रदेश का जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य और उसके जो प्रमुख रचनाकार थे पहले हमसे ये पूछा गया था, तो इस पे प्रश्न बना हुआ है आपका। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय पर प्रश्न बना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर प्रश्न बना हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं पर प्रश्न बना हुआ है। ऐसे ही आपको एक एक प्रश्न इन जो आपके रचनाकार दिए हुए हैं सिलेबस में, इन पर एक एक प्रश्न जरूर बना है। ठीक है, ये तो प्रश्न बना बना है। फिर शरद जोशी पर एक प्रश्न बना था आपका अकेला मेला डायरी से। रमेश चंद्र शाह के ऊपर एक इससे प्रश्न बना था और एक इससे प्रश्न बना था। ठीक है, फिर हिंदी सेवी संस्थाओं में इन सभी संस्थाओं से एक एक प्रश्न बने थे। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्रश्न बने थे। तो पहला प्रश्न था आपका कि दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का बल ही साहित्य है, यह कथन किस कृति का है। तो जब आप अकेला मेला डायरी पुस्तक को खोलते हैं ना, तो सबसे पहली लाइन आपकी यही है। ठीक है, सबसे पहली लाइन आपकी यही है, प्रथम पंक्ति आपकी यही है। अगला हम देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है। मैंने बताया आपको कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे और इन्हीं सिलेबस को तैयार करने के लिए हमने पीडीएफ बनाई थी। अपनी पीडीएफ के अनुसार हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी करवाए थे और उसी में सब कुछ यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो कुमकुम अपलक रश्मि रेखा कौसी, ये सारे हमने, और जो जो मुख्य तथ्य थे उनके बारे में वो सब हमने यहाँ पर शामिल किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो हमने अपनी पीडीएफ में शामिल किया है, प्लस उसके साथ साथ जो प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो उनका पहला कविता संग्रह आपसे बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ठीक है, कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है। आगे हम देखते हैं कि जो मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है। ठीक है, ये आपको
ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मिला तेज से तेज, ये जो किसकी जीवनी है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को जब आप पढ़ेंगे ना, कहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जब आप सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे, ये उनके बारे में ये है, उनके बारे में जीवन परिचय है उनका ये, तो वहां पर आप देखेंगे ये। ठीक है, और जो ये जीवनी थी सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर, और इसको किसने लिखा था, ये उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी ने ये लिखा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, ये यहाँ पर, हाँ, उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा युग्म सत्य है? प्रेमचंद्र सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ ग्वालियर, निराला सृजन पीठ भोपाल या मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा ये वाला। ये भी हमारी जो हिंदी सेवी संस्था है, हाँ ये हिंदी सेवी संस्था है। तो ये हमारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमने एक तैयार की थी, बहुत अच्छी पीडीएफ थी। इसमें हमने बहुत डिटेल में इस बात में डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, इसमें हमने हिंदी की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाओं का वर्णन किया था, जिसमें साहित्य अकादमी देखते हैं, साहित्य अकादमी के कार्य हम देखते हैं, उनके द्वारा दिए हुए जो जो पुरस्कार है, जो जो कार्य योजनाएं हैं, जो जो कार्यक्रम है, उन सब का विवरण हमने यहाँ पर दिया हुआ था। और उसके साथ ही हमने बताया था कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि गजानन माधव मुक्तिबोध किस विधा पे दिया जाता है, तो कहानी विधा पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना, ये कहानी विधा पे दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी निबंध विधा पर, राजा वीर सिंह देव उपन्यास विधा पर। ऐसे करते करते उस दिन हमने आपको समझाया था जब हम डिटेल में बात कर रहे थे। ऐसे ही बोलियों बोलियों पर भी पुरस्कार दिया जाता है, जैसे हमारी मालवी बोली है, ठीक है, 6 बोलियों पर पुरस्कार दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बोलियों पर पुरस्कार दिया जाता है, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली। ठीक है, ये 5 हो गई हैं, ये 5 हो गई हैं आपकी। और इसके अलावा मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली, हिंदी। ठीक है, फिर ये ग्रंथ अकादमी, इन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल्स दी थी, क्या होता है, क्या विशेष कार्यक्रम होते हैं इनकी, क्या योजनाएं होती, कैसा स्वरूप होता है, कैसे इनका गठन होता है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आगे हम देखते हैं कि जो आपका ये हमने देख लिया कि प्रेमचंद सज्जन पीठ कहाँ पर है। आगे हम देखते हैं, आपका प्रश्न क्या है, चौथा, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ये जब हम भवानी प्रसाद मिश्र को यहाँ पर देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को, तो इसमें हमने यहाँ पर उनके बारे में देखा हुआ था। ठीक है, तो हमको उनके बारे में जब हमने जीवन परिचय देखा था, तब हमने उसमें देखा था कि कौन कौन सी पत्रिकाओं से वो संबंधित थे, कौन कौन सी पत्रिकाओं से वो संबंधित नहीं थे। आगे हम देखते हैं, कहाँ थे हम, पीवाईक्यू में, हाँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र मतलब ये किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? अगर आप भवानी प्रसाद मिश्र को अगर आप देखेंगे, तो माधुरी, वागार्थ, कल्पना और युगबोध, तो इसके अलावा इनके जीवन परिचय से प्रश्न ये पूछा गया था, रचनाओं से तो इसमें नहीं पूछा गया, ये जीवन परिचय से ये पूछा गया था, इसलिए हमको उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक मिनट, भवानी प्रसाद मिश्र जो जो भी आपके जो एक एक का नाम, मुक्तिबोध जो स्पेसिफिक नाम दिए, उनके बारे में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो उनके जीवन में कब उनकी जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुए, उनके माता पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, ये सब हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हाँ, अब ये जो 4 रचनाएं दी हुई हैं, ठीक है, अब इन रचनाओं में कविताओं में
ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपसे पूछी गई थी। ठीक है, कैदी और कोकिला कविता, जो कैदी और कोकिला कविता थी आपकी, उससे उससे आपको प्रश्न पूछा गया था। और ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था ना, तो ये ये प्रश्न की जो लाइन पूछी गई थी, ये क्या था? जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा रहता है। ठीक है, जीवन, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा रहता है, शासन है। ठीक है, क्या है? शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये आपकी जो पूछी गई थी, ये इसलिए पूछी गई थी कि आपकी सिलेबस में जो कविताएं दी हुई हैं, आपने उन कविताओं को कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये जो लाइन बीच से पूछी गई थी, आपकी कविता के बीच से पूछी गई थी, ना पहले से ना आखिरी से, ये आपके बीच से पूछी गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी को हम देखते हैं, इसमें अभी मैंने ऐड नहीं किया है पीडीएफ। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी हमने पूरा जीवन परिचय दिया है। तो पूछा गया है कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने प्रभा का संपादन किया था, प्रताप का किया था, करमवीर का किया था। उन्होंने प्रतीक का संपादन नहीं किया था। भवानी प्रसाद मिश्र से दूसरा प्रश्न आया है, किस शतक के कवि है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? हमने देखा था तार सप्तक, जब हम प्रयोगवाद देख रहे थे। ठीक है, प्रयोगवाद देख रहे थे तो वहां हमने देखा था भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, तो ये दूसरे सप्तक के कवि में देखते हैं। रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कम सम्मानित किया गया। तो रमेश चंद्र शाह, ये भी इनका जो है वो जीवन परिचय से ही संबंधित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तुलसी, हाँ, रमेश चंद्र शाह से अकेला मेला डायरी, हाँ, रमेश चंद्र शाह की जो अकेला मेला डायरी है ना, ये हमने इसको भी डिटेल में करवाया हुआ था। उसमें जो जो मुख्य तथ्य थे, क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर शामिल करी थी। और उनके बारे में जो जीवन परिचय था, वो दूसरी पीडीएफ में था। ये अकेला मेला वाली डायरी का जो पीडीएफ है, ये वो है। पीडीएफ ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक एक रचनाकार के 4-4, 5-5 जो 4-4, 5-5 पेज के बस पीडीएफ से, ज्यादा बड़े बड़े नहीं नोट्स किए, क्योंकि इतना बड़ा इतना ही पीडीएफ में शामिल करो जितना हम पढ़ सके, जितनी हमारी कैपेसिटी हो। ज्यादा फालतू में शामिल करने का कोई मतलब नहीं रहता। ये हमने बहुविकल्प प्रश्न बनाए थे, ठीक है, रमेश चंद्र शाह से यहाँ पर। और ये हमने वही प्रश्न बनाए थे जो हमारे सिलेबस में और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो निजी उनका जो जीवन था उसके बारे में जो पीडीएफ है वो दूसरी जगह है, यहाँ पर अभी नहीं है फिलहाल। तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? यहाँ आपको, जब आप सिलेबस आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको तुलसी अकादमी सबसे लास्ट में मिला होगा था ना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और ये भी हमने पीडीएफ में, जो हमने ये वाली पीडीएफ बनाई है ना, निराला सृजन पीठ, इसमें हमने शामिल किया तुलसी पीठ को भी। ठीक है, तुलसी पीठ को भी हमने यहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ और तुलसी अकादमी, हमने तुलसी अकादमी को भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। आगे देखते हैं हम, आगे कौन सा प्रश्न है हमारा, कि तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के का विशेष कार्य किए जाते हैं, बताया हमने है ना, पांडुलिपियों का संरक्षण। श्री कृष्ण सरल ने कितने महाकाव्य लिखे? श्री कृष्ण सरल ने कितने महाकाव्य लिखे? इनके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पीडीएफ बनाई है। ठीक है, और इनके बारे में जो जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमने वो सब कुछ अपनी पीडीएफ में शामिल किया हुआ है। तो इन्होंने क्या है, 15 महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे किसकी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति है? तो ये है आपकी शरद जोशी की, जो स्पेशल नाम हमको दिया हुआ है। ये है शरद जोशी के ऊपर जो हमने पूरी पीडीएफ है, 25 पेज की पीडीएफ है। ये ज्यादा है क्योंकि इसमें एक एक रचना के बारे में बताया गया है सब, जैसे क्या क्या कार्य किया था उन्होंने। ठीक है, संपादन बताया गया है, फिल्म लेखन में क्या क्या काम किया शरद जोशी ने, उनके दूरदर्शन धारावाहिक कौन कौन से थे, जैसे परिक्रमा है ना, तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं संकलित है, वो किसी बहाने से, ये सारी चीजें इसमें संकलित है। तो ये सब के कारण ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसमें उनका जीवन परिचय मिक्स है।
जीवन परिचय भी इसमें है और रचनाओं के बारे में, इसलिए ये वाली पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? फिर से वही जो हमने आपको पहले बताया था, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ये है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। सबसे पहले प्रश्न है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है? 1954 में हुई है। फिर आगे हम देखते हैं कि कवि और उसकी कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये भी देखिए, ये भी आपके सिलेबस में थे, ये भी आपके सिलेबस में थे, ये भी आपके सिलेबस में थे, और ये जो थे ये आप यूनिट 6 से इनको ले सकते हैं, काव्य से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में जो रचनाकार दिए हो उनकी रचना कौन सी है। तो ये आपको पता है कि हिमकरिटनी है, उर्मिला बालकृष्ण नवीन की, अपराजिता सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न यहाँ से आपका आया हुआ था। आगे हम देखते हैं, ये यूनिट 10 शुरू हो गई। ठीक है, यूनिट 10 तो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो ऐसे करके 13 प्रश्न आपके यूनिट 9 में पूछे गए हैं। अब एक आध प्रश्न आपको वहां मिल सकता है, कहां पर? यूनिट 6 में मिक्स में हो सकता है, तो यूनिट 6 में भी आपको एक आध प्रश्न वहां मिल सकता है। तो अप्रोक्स हम 13 से 15 के बीच में लेके चलते हैं। चलो चलिए ठीक है, आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी होगी। और अभी हमको यूनिट 9 के और 10 के एमसीक्यूज शुरू करने हैं, क्योंकि ये काफी टफ यूनिट है, इसका ज्यादा कंटेंट मिल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने कई बुक्स से अपनी एक पीडीएफ तैयार की है और उससे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसके पहले भी हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, अब हम फिर से एमसीक्यूज अपने शुरू कर रहे हैं यूनिट 10 से। यूनिट 9 और यूनिट 10 के स्पेशली मैंने ये 2 वीडियोस बनाए थे, क्योंकि इसका कंटेंट जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम एमसीक्यूज सीरीज में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए अपना चैनल साहित्य सागर।